हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जिस विषय की बात करने के लिए जा रहे हैं वह संविधान का ही अगला टॉपिक आप ऐसा कह सकते हैं कि संविधान की अनुसूचियां। तो संविधान की अनुसूचियां के बारे में आज का जो विषय होगा वो मुख्य रूप से हम अनुसूचियां के बारे में बात करेंगे कि कितने अनुसूचियां हैं। तो अनुसूचियां के बारे में जानते हैं कि शुरू में यानी जिस समय भारत का संविधान लागू हुआ था यानी 26 जनवरी 1950 के ईस्वी में यहाँ इसमें 8 अनुसूचियां थी और अभी जो वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। तो यहाँ +4 हो गया है। आज शुरू में कितना अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी शुरू में, यानी 1950 में 8 अनुसूचियां थी और आप 2021 लिख सकते हैं। तो 2021 में 4 सूचियां, पर अभी तक 4 सूचियां ही प्लस हुई है और कुल 12 अनुसूचियां संविधान में है। तो 4 अनुसूचियां 1 से 8 तक तो शुरू में थी ही, उसके बाद 9वां अनुसूचियां, उसके बाद 10वां अनुसूचियां, उसके बाद 11वां और 12वां अनुसूचियां जो है ये 4 अनुसूची बाद में जोड़ा गया था। कब कब जोड़ा गया था? तो पहला जोड़ा गया था फर्स्ट अमेंडमेंट यानी पहला संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा क्या हुआ था कि ये 9वीं अनुसूचियां जोड़ा गया था। कब? 1951 ईस्वी में। संशोधन का अर्थ यही हुआ कि जो चीज़ पहले नहीं थी वो यानी ऐसा हो सकता है कि उसमें किसी भी चीज़ में सुधारात्मक चीज़ होने की गुंजाइश होती है, तो संविधान में भी कुछ सुधार होने की गुंजाइश रहती है। तो सुधार रहने के लिए संशोधन होना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने एक अनुच्छेद का जिक्र किया है 368 में बताया कि क्या संविधान संशोधन होना जरूरी है। और जिसको हम जब भाग पढ़ते हैं तो भाग 20 में इसकी चर्चा की गई थी, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ा गया। उसके बाद दूसरा 10वां की बात करते हैं तो ये था 52वां संविधान संशोधन। आप संविधान संशोधन लिख दीजिएगा। संविधान संशोधन ये हुआ था, 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में। 1985 यानी इंदिरा गांधी के मृत्यु जब हुआ था 1984 यानी 31 अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई। उनके बाद क्या हुआ, दल बदल से संबंधित बहुत सारी घटनाएं हुई, जिसके कारण राजीव गांधी की सरकार में ये संविधान संशोधन हुआ था। उसके बाद लगातार 3, 73वां और 74वां, ये दोनों संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ था कि ये दोनों हुआ था 1992 में। तो ये दोनों संविधान संशोधन के द्वारा क्रमशः 11वां और 12वीं अनुसूची की जिक्र की गई थी यानी बनाई गई थी। तो ये संविधान यानी एक पहला, उसके बाद 52वां, उसके बाद 73वां और 74वां संविधान के संशोधन के द्वारा क्रमशः 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि 1 से 6 तक की अनुसूचियां जो थी उसके बारे में बात करते हैं। तो 1 से 6 तक की अनुसूचियां हम संख्या लिख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये मतलब आप कह सकते हैं कि गौण तरीके से इसे पूछा जाता है। और 7, 8 यानी 7 से लेकर 12 तक में क्वेश्चन की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। तो पहला जो है, पहली अनुसूचियां की बात किया जाए तो पहली अनुसूचियों का जो संबंध है संघ में ना, संघ तथा आप कह सकते हैं संघ, राज्य तथा यूटी यानी संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र का नाम, सीमा, इस प्रकार की चर्चा जो है यानी भारत की जो संघ है यानी जितना भी संघ शासित प्रदेश है, जितना भी राज्य है, इसके बारे में पूर्ण रूप से अगर चर्चा की बात किया जाए
तो वो पहली अनुसूची में इसका जिक्र किया गया है। जो शुरुआती में यानी भाग 1 में जिसका चर्चा नहीं किया गया है, जिस बात की, उस बात की चर्चा यहाँ की गई है। उसके बाद नंबर 2 की बात करते हैं। तो नंबर 2 में क्या गया है, वेतन भत्ते परिलब्धियां आदि की चर्चा। यानी वेतन भत्ते परिलब्धियां आदि की चर्चा। इस वेतन में किसकी किसकी बात होती है, राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, और जितना भी है ना, बहुत ऊंचे ऊंचे तबके की जितना भी बात किया जाए, जो इतना भी कार्यपालिका का जितना भी अधिकारी हैं, उसके वेतन भत्ते की बात की जाती है। और राष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति की बात किया जाते हैं, तो उपराष्ट्रपति के डायरेक्ट वेतन और भत्ते की बात नहीं की जाती है। उपराष्ट्रपति का वेतन जो है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में उसको वेतन दिया जाता है। उपराष्ट्रपति का चर्चा संविधान, यानी उपराष्ट्रपति के वेतन की चर्चा संविधान में नहीं किया गया है। उनको राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में, यानी सभापति के रूप में उनको वेतन और भत्ते मिलता है। तीसरा में है शपथ। यानी शपथ में क्या होगा कि मतलब कि जितना राष्ट्रपति, इसमें क्या है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यपाल, ये तीनों का शपथ की चर्चा इसमें नहीं की गई है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, ये तीनों की शपथ की चर्चा इसमें नहीं की गई है। बाकी जितना भी उच्च तबके के मंत्री हैं, उसके बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश की शपथ की चर्चा इसमें की गई है। उसके बाद तीसरा में हो गया शपथ की चर्चा है। उसके बाद चौथा में जो है, इसमें है कि राज्यसभा के लिए सदस्यों की संख्या का बंटवारा, आप ऐसा लिख सकते हैं। यानी किस राज्य या किस यूटी यानी संघ शासित प्रदेश से कितना राज्यसभा के लिए सदस्य नामांकित होके जाएंगे, यानी आप नामांकन भी ऐसा लिख सकते हैं। यानी राज्यसभा के सदस्यों की संख्या का बंटवारा अनुसूची 4 में दिया गया है कि किस राज्य से कितनी राज्यसभा की सीटें होगी। जैसे उत्तर प्रदेश से 31 है, बिहार से 16 राज्यसभा की सीटें हैं। और तो ये सब जो है, ये सीटें अनुसूचियां 4 के तहत बंटवारा किया गया है। और जिस प्रकार बंटवारा किया गया है, उसी प्रकार अभी भी वर्तमान समय भी उसी प्रकार क्या किया जा रहा है कि वहां से राज्यसभा के लिए सदस्य भेजा जा रहा है। उसके बाद 5वीं अनुसूची की बात किया जाए तो 5वीं अनुसूचिया में है कि SC और ST के प्रशासन तथा नियंत्रण संबंधी कानून या नियम ऐसा कह सकते हैं। तो SC तथा ST के प्रशासन तथा नियंत्रण के लिए 5वीं अनुसूची है। और 6ठी अनुसूची की बात किया जाए तो इसमें है असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम के ST का अर्थ होता है अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र ना, यानी अनुसूचित जनजाति जो है उसका जो क्षेत्र है, तो ST क्षेत्र का नियंत्रण तथा प्रशासन से संबंधित प्रावधान। अब ये जो 5 नंबर है, 5 में असम,
मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्य छोड़कर एससी तथा एसटी के प्रशासन तथा नियंत्रण की बात की जाती है। और 6 नंबर में सिर्फ एसटी की, एससी का शेड्यूल कास्ट हुआ, मतलब कि ये हुआ, एससी का अर्थ हुआ कि अनुसूचित जाति और एसटी का अर्थ हुआ अनुसूचित जनजाति। तो इसका जो है ये वाला, इसमें प्रशासन और नियंत्रण की बात की जाती है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम छोड़ के इसमें बात की जाती है। और स्पेशल किसमें है? 6 नंबर में, यानी अनुसूची 6 में इसका स्पेशल है असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम। अब इसको याद कैसे करेंगे? इसको याद करने का आप ऐसा कह सकते हैं, इसको साफ कर लेते हैं। तो इसको याद कैसे किया जाए? तो फर्स्ट नंबर आपको दिक्कत नहीं, यानी भारत का परिचय के बारे में बात किया जाता है कि राज्य कितने हैं, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, इसके चर्चा की बात किया जाता है। 2 नंबर की बात किया जाए तो 2 नंबर आप कैसे याद करेंगे? तो कोई क्या होता है कि कोई ईमानदारी पूर्वक काम करता है, और कोई क्या करता है कि 2 नंबर धंधा करके, यानी 2 नंबर धंधा करके पैसा कमाता है। तो 2 नंबर से आप ऐसा कर सकते हैं, 2 नंबर पैसा की बात किया जाए तो पैसे की जैसे ही बात होगी तो वेतन, यानी 2 नंबर पैसा की बात जैसे होगी तो वेतन की बात, यानी 2 नंबर में क्या है? 2 नंबर कितना है? वेतन है ना, 2 नंबर वेतन है, इसलिए तो इसके बारे में वेतन और भत्ते के बारे में आप जान सकते हैं। तो यहाँ 3 शब्द हैं और यहाँ 3 है, 3 शब्द इसमें भी है, लेकिन इसको नहीं लेना है क्योंकि यहाँ वेतन की बात हो रही है, तो इसलिए इसमें 2 नंबर का ही लेना है। और शपथ में 3 अक्षर है, और 3 अक्षर की बात किया जाए तो 3 अक्षर से शपथ है, इसलिए इसका 3 अक्षर में यह गिनती कर सकते हैं, यानी तीसरी अनुसूची में शपथ है। या ऐसा कर सकता है कि हम कभी भी अति करते हैं तो कोई भी वैकेंसी देखते हैं तो सबसे पहले वेतन की बात करते हैं, उसके बाद शपथ के बारे में सोचते हैं। 4 नंबर की बात किया जाए तो कैसे आया? जहां 4 आदमी बैठ गया वहीं सभा बन जाती है। ऐसा कहा जाता है कि 4 आदमी का सभा बुलाओ, 4 आदमी का सभा बुलाओ, तो जैसे ही 4 आदमी की बात होगा तो हाँ वहीं बात हो जाएगा सभा का, और सभा की बात जैसे होगी तो वहाँ राज्यसभा की बात होगी, तो राज्यसभा के सीटों का बंटवारा, यानी राज्यसभा के लिए सदस्यों के सीटों का बंटवारा जो है वो चौथी अनुसूची में है। और 5वीं अनुसूची आप देखेंगे कहीं कहीं अधिकतर व्यक्ति क्या करता है कि 5 को एस की तरह लिख देता है, यानी एस की तरह लिख देगा तो एससी और एसटी के प्रशासन और नियंत्रण की बात हो गई। और 6 नंबर में इसमें जो नहीं किया गया, यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं AMTM, AM PM याद कर लिए हैं, लेकिन AMTM याद करना है, यानी हो गया असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम। यहाँ मणिपुर नहीं है, असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम। यहाँ मिजोरम जो है यहाँ जोर जबरदस्ती से बन गया, यहाँ मणिपुर की बात नहीं हो रही है क्योंकि मिजोरम जोर जबरदस्ती से बन गया, इसलिए यह ऐसी कोई बात नहीं है कि जोर जबरदस्ती से बना, लेकिन हम याद करने के लिए ऐसा कह सकते हैं कि जोर जबरदस्ती से ऐसा बन गया है। यह भी क्या बन गया है कि जो विभाग है उसका आधार ये भी बन गया है, यानी अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र का भाग भी मिजोरम बन गया, यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम इसके भाग है। किसका? कि ऐसे असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम का जो भी अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र है उससे संबंधित नियंत्रण और प्रावधान कैसे किया जाएगा, तो इस संबंध में हम चर्चा आगे करेंगे कि इस क्षेत्र में जाने के बाद आपको एक इनर लाइन परमिट की जरूरत पड़ती है। इस सब की बारे में बात जो की जाती है इसी में किया जाता है। वो आपको जैसे विदेश यात्रा करते थे वीजा लगता है, उसी प्रकार यहाँ क्या होता है इनर लाइन परमिट की बात होती है। जैसे ही आप इस क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, इसकी चर्चा बाद में करेंगे। सबसे पहले अनुसूची देख लेते हैं। तो 6 तक अनुसूची आशा है कि आप लोग याद कर लिए होंगे, और 7वीं अनुसूची को हम इसको साफ करने के बाद देखते हैं। आप देखते हैं कि 7वीं अनुसूची की बात किया जाए तो 7वीं अनुसूची में है कि केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, और केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन कैसे हुआ है इसके बारे में जानते हैं। तो केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन करने के लिए, यानी आपस में झगड़ा नहीं करें, इसके लिए विभाजन करने के लिए 3 सूचियां बनाई गई हैं। एक को कहा जाता है केंद्र सूची, एक को कहा जाता है राज्य सूची,
और तीसरा को कहा जाता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो केंद्र सूची में हम पे लिख देते हैं कि पहले के क्या था और वर्तमान में, यानी वर्तमान में केंद्र सूची में कितनी संख्या है और पहले कितना था, इसके बारे में लिखते हैं। तो पहले केंद्र सूची में जो संख्या थी, केंद्र सूची की संख्या की बात किया जाए तो 97 थी, और वर्तमान में जो है, वर्तमान में ये हो गया है 100। पहले राज्य सूची में, यानी राज्य सूची के 66 विषय थे और वर्तमान में 61 विषय हो गए हैं। और समवर्ती सूची की बात किया जाए तो समवर्ती सूची में पहले थे 47 विषय, अभी हो गए हैं 52 विषय। केंद्र सूची पर सिर्फ केंद्र ही इसके ऊपर कोई भी नियम अधिनियम बना सकते हैं। राज्य सूची में जो भी विषय है वो क्या कर सकता है कि राज्य ही उसके ऊपर कानून नियम कानून जो भी होगा वो बना सकता है, यानी विधि बना सकता है। और समवर्ती सूची पर यानी समवर्ती मतलब कि दोनों बराबर, दोनों का बराबर अधिकार है, दोनों इस पे कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर दोनों कानून में अगर टकराव होता है, दोनों एक ही चीज पर कानून अगर बनाते हैं तो दोनों कानून में अगर टकराव होता है तो उसमें केंद्र सूची की मान्यता ऊपर हो जाएगी, यानी केंद्र की मान्यता ऊपर हो जाएगी। इसके बाद एक और शक्ति होता है अवशिष्ट शक्ति। अवशिष्ट शक्ति जो है वो संसद के पास है। संविधान में लिखा हुआ है कि अवशिष्ट शक्तियां संसद के पास है, और संसद अगर नहीं दिया होगा ऑप्शन में तो आप ऐसा कह सकते हैं केंद्र के पास है। और जैसे संघ सूची का उदाहरण ले सकते हैं, जैसे विदेशी मामला हो गया, तो विदेशी मामला की जैसे ही बात होगी तो वो केंद्र सूची की बात हो जाएगी। और जब भी विदेशी मामले से कोई भी मामला होगा तो क्या होगा, उसमें केंद्र का ही बात किया जाएगा। भले किसी राज्य के बगल में कोई विदेश का मुद्दा हो, जैसे नागरिकता की बात किया जाए तो नागरिकता केंद्र की सूची की विषय है और राज्य सूची का विषय नहीं है। जैसे कुछ दिन पहले आप 2019 में हंगामा जो चल रहा था, जो हंगामा था नागरिकता के लिए, सिटीजनशिप के लिए, तो ऐसा बहुत सारे राज्य के जो मुख्यमंत्री थे ऐसा कह रहे थे कि नागरिकता वहाँ का जो नागरिकता अधिनियम सरकार ने पास किया है वो हम अपने यहाँ लागू नहीं होने देंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है, उनको लागू होने देना पड़ेगा, क्योंकि नागरिकता जो है वो केंद्र सूची का विषय है, राज्य का इसमें कोई मतलब नहीं है। जैसे जनगणना है तो जनगणना भी केंद्र सूची का विषय है, इसमें राज्य का कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें अगर केंद्र कानून बना देता है तो राज्य उस पर कुछ नहीं कर सकता है। जैसे राज्य सूची का विषय जो है वो पुलिस है, तो पुलिस और प्रशासन की बात, पुलिस की बात जैसे ही हो जाएगी तो वो राज्य सूची का विषय है। यानी जितना भी आप देख रहे हैं या स्टेट पुलिस जितना भी होता है वो केंद्र सरकार के अंतर्गत नहीं आती है, वो राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। और कानून की बात होती है तो पुलिस से संबंधित कानून भी कौन बनाता है, राज्य बनाता है। समवर्ती सूची में जैसे हो गया शिक्षा, शिक्षा में आप क्या कर सकते हैं कि किसी स्टेट बोर्ड, जैसे बिहार बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड से भी आप एग्जाम दे सकते हैं, CBSE से भी एग्जाम दे सकते हैं। तो क्या है कि राज्य स्तर पर भी है, बिहार बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, हरियाणा बोर्ड हो गया, तो राज्य स्तर पर भी बोर्ड इसका गठन होता है और केंद्र स्तर पर भी इसका बोर्ड का गठन किया जाता है। तो ये शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। एक और बात लिख सकते हैं कि आप कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या किया गया था कि इससे राज्यों से 5 विषय लेकर समवर्ती सूची को दे दिया गया था। यानी 1976 में संशोधन के माध्यम से क्या किया गया था कि राज्य सूची के 5 विषय को लेकर समवर्ती सूची को दे दिया गया था। अब हम देखते हैं 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची जो है, तो 8वीं अनुसूची में बात जो किया गया है, इसमें बात किया गया है मानक भाषाएं। मानक भाषाएं कितने हैं? तो शुरू में जो था मानक भाषाएं 14 थी और वर्तमान में ये इसकी संख्या 22 हो गई है। और कब हो गया, तो यानी 14 प्लस आप ऐसा लिख सकते हैं, धीरे धीरे बढ़ते गया, 1 + 3 + 4। तो एक पहले 1 को बढ़ाया गया, 1 कब बढ़ाया गया, यानी 1 बढ़ाया गया था 21वां संविधान। आप हम इसको क्या कर सकते हैं,
ऐसे लिख देते हैं 1, 3 और 4। एक बढ़ाया गया था 21वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1967 में, और इसमें जो भाषाएं बढ़ी थी वो भाषा थी सिंधी। उसके बाद 3 भाषाएं बढ़ी। इसमें जो था ये आप ऐसा कह सकते हैं कि इसमें 71वें संविधान संशोधन 1992, और इसमें 3 भाषाएं, 3 कौन कौन भाषा थी इसमें? एक शब्द दो भाषा की बात किया जाए तो 2 भाषा में ये जो बड़ी नौ है ये कॉमन है, बड़ी नौ कॉमन है। कौन कौन? तो एक है गोवा की भाषा कोंकणी और दूसरा है मणिपुरी। तो दोनों में ये जो बड़ी नौ है ये कॉमन है। उसके बाद एक विदेशी भाषा, विदेशी भाषा में एगो भाषा जो है वो नेपाली इसमें जोड़ा गया। तो 3 भाषाएं जो थी इसमें जोड़ा गया, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। यह विदेशी भाषा जो एक है जो भारत में इसको मान्यता प्राप्त भाषा के बारे में दिया गया है। उसके बाद 4 भाषा बाद में और जोड़ा गया। तो ये जो था ये था 52वां संविधान ना, 52वां संविधान संशोधन 2003, और इसमें जो भाषा जोड़ा गया था इसमें भाषा था संथाली, मैथिली, उसके बाद बोरो और डोगरी, बोरो और डोगरी। तो इसमें देख रहे हैं कि थाली है, थली है ना, आप आराम से याद कर सकते हैं। इसमें भी डो है और इसमें भी डो है ना, इसमें बड़ी वाला डो के कारण इसको डो कहा जाता है ना। तो बोरो और डोगरी इसमें आप समानता आप देख सकते हैं, इसके बारे में आप आसानी से याद कर सकते हैं। यानी संथाली, मैथिली, बोरो और डोगरी, ये 4 भाषाएं जो है वो 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया था। और 2011 में भी उड़िया, जो उड़ीसा की भाषा है, इसका नाम बदल के ओडिया कर दिया गया। तो ये था 8वीं अनुसूची की बात। 4 अनुसूचियां और बच गई है, इसको साफ करने के बाद उसकी भी चर्चा हम कर लेते हैं। अब है 9वां अनुसूची, 10वां, 11वां और 12वां। तो 9वां अनुसूची में जो है ये भू सुधार से संबंधित है। यानी आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि इसमें शामिल अधिनियम को न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया था या है भी, ये सब कह सकते हैं है। ये बहुत ही विवादास्पद की 9th शेड्यूल की जब भी बात किया जाता है, 9वीं अनुसूची की बात की जाती है, तो ये हमारे संविधान में सबसे विवादास्पद रहा है। और बहुत सारे केस हम आगे जब पढ़ेंगे संविधान में तो बहुत सारा केस इसी के ऊपर किया गया था। और उसमें सबसे प्रसिद्ध एक केस है केशवानंद भारती का केस, जो जिसका फैसला जो है वो 24 अप्रैल 1973 को आया था। तो ये जो है ये बहुत ज़्यादा विवादास्पद रहा है। ये इसलिए रहा क्योंकि इसको शुरू में यानी पहला संविधान संशोधन 1951 में ही इसको बनाया गया था। और इसको इसलिए बनाया गया था कि उस समय जो जमींदारें थी उसके पास बहुत सारा भूमि था, लेकिन जो काम करने वाले व्यक्ति थे, जो खेत में काम करते थे, उसके पास भूमियों का बहुत ज़्यादा अभाव था, उसके पास भूमि था ही नहीं। तो इसके लिए सरकार ने सीलिंग एक्ट लाई। लेकिन सीलिंग एक्ट लाने के बाद बहुत सारे सरकार, क्योंकि भूमि जो था वो राज्य सूची का विषय था, लेकिन राज्य सूची में क्या था कि सरकारें
जो भी सरकार, राज्य की सरकारें जैसे ही क्या करता था कि भूमि सुधार से संबंधित कोई भी कानून लागू करता था, तो संपत्ति के अधिकार के तहत, जो हम बात करते हैं कि पहले मूल अधिकार जब पढ़ेंगे तो पहले मूल अधिकारी 7 थे, उसके बाद 6 हो गए, संपत्ति के अधिकार को बाद में हटा दिया गया, जिसको 300 क के तहत बाद में एक विधिक अधिकार बना दिया गया। तो संपत्ति के अधिकार के कारण सभी कोर्ट में चले जाते थे, बहुत सारा केस कोर्ट में चला गया था, जिसके चलते सरकार, नेहरू जी के सरकार ने क्या किया था कि भूमि संबंधित कानून को बना के उसके बाद 9th शेड्यूल में डाल दिया था, और कहा गया था कि 9th शेड्यूल में जो भी अधिनियम जाएगा तो क्या किया जाएगा कि इसको न्यायिक समीक्षा, यानी इस पे सुप्रीम कोर्ट रिव्यू नहीं कर सकते हैं, पुनः इसको देख नहीं सकते हैं, पुनर्परीक्षण इसको नहीं किया जा सकता है। और बाद में क्या हुआ कि बाद में एक प्रसिद्ध केस के कारण बाद में क्या किया गया था, सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि 24 अप्रैल 1973 यानी केशवानंद भारती के फैसले का बाद जितना भी कानून हो इसमें डाला जाएगा उसको न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत रखा जाएगा, लेकिन 24 अप्रैल 1973 से पहले जितना भी कानून इसमें डाला गया उसको न्यायिक समीक्षा के दर से बाहर रखा गया है। और इसका क्या कारण है वो हम धीरे धीरे करके जानेंगे। धीरे धीरे बहुत सारा कानून की बात के प्रस्तावना में आएगा, उसके बाद जब हम मूल अधिकार पढ़ेंगे तो मूल अधिकार में बहुत ज़्यादा आएगा ना, तो धीरे धीरे किस केस के बारे में जानेंगे, और संविधान संशोधन की बात भी होगी तो इसमें उसके बारे में भी इसमें चर्चा करना है। तब तक हम जानते हैं 9th शेड्यूल के बारे में जानने के लिए एक छोटी सी झलक जाना जरूरी था, तो इसको न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया है। उसके बाद 10वीं अनुसूची जो है, 10वीं अनुसूची को कहा जाता है दल बदल विरोधी कानून। ये 1985 में आया था। उस समय क्या होता था कि बहुत सारा व्यक्ति यहाँ से मतलब किसी पार्टी से जीता, और क्या हुआ कि दूसरे पार्टी अगर उसको लोभ थोड़ा भी दे दिया कि आप हमारे पार्टी में आइए और इसको आपको मंत्री का पद दे दिया जाएगा, तो क्या करता था, यहाँ से टूटकर दूसरे में चला जाता था। तो एक ऐसा कानून बनाया गया कि 2/3 अगर सदस्य पार्टी से टूट के चले जाते हैं तभी क्या होगा कि उसको मतलब कि उसका विधायी मान्य होगा। लेकिन अगर क्या होगा कि अगर 10 व्यक्ति जीतते हैं और एक व्यक्ति चले जाते हैं तो क्या होगा, जो एक व्यक्ति उस पार्टी में शामिल होगा और वो विधायक बने हैं या सांसद बने हैं तो उसकी विधायिका या सांसद जो भी है वो रद्द कर दी जाएगी, उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। तो यही था दल बदल कानून, यानी 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल कानून से है। 11वीं अनुसूचियों का जो संबंध है वो पंचायती राज से। पंचायती राज, पहले भी पंचायतें थी, लेकिन 73वें और 74वें संविधान यानी 73वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या क्या पंचायती राज की व्यवस्था की गई, यानी त्रिस्तरीय सरकार का। हम जब संविधान की विशेषताएं पढ़ेंगे तो इसमें बताएंगे कि त्रिस्तरीय सरकार का जो गठन किया गया था वो पंचायती राज, यानी छोटे स्तर पर भी क्या किया जाए, शक्तियों का बंटवारा किया जाए। तो इसमें क्या है कि पंचायतों के शक्तियां, अधिकार आदि की चर्चा की गई है। और इसमें 29 विषय हैं, 29 विषय, यानी आपको पंचायती राज में पूछा जाएगा कि पंचायती राज में कितने विषय हैं, तो आप ऐसा कह सकते हैं 29 विषय पंचायती राज में है। और 74वां संविधान संशोधन के द्वारा 12वां अनुसूची जोड़ा गया, तो 12वां अनुसूची में है नगर पालिकाएं। नगर पालिकाएं में अब जैसे नगर पालिका तो सभी जगह, जैसे नगर पंचायत हो गया, नगर परिषद हो गया, वो जनसंख्या के ऊपर निर्भर करता है कि किसको नगर पालिका का दर्जा दिया जाए। तो नगर पालिका का आप कह सकते हैं कि शक्तियां तथा अधिकार आदि का प्रावधान, और इसमें 18 विषय, और बहुत ज़्यादा फंड इसके लिए आता है, नगर पालिका के लिए बहुत ज़्यादा फंड आता है, लेकिन इसमें 18 विषय हैं। तो ये मूल रूप से था संविधान की अनुसूचियाँ
तो एक बार हम रिव्यू कर लेते हैं। पहला में था कि भारत से परिचय के लिए यानी संघ, उसके राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र। दूसरा में क्या था, वेतन भत्ते प्रलब्धियां, जो बात की कि 2 नंबर पैसा की बात जैसे किए। 3 नंबर में शपथ था। 4 नंबर में राज्यसभा के सीटों के आवंटन के लिए सदस्यों की संख्या किस राज्य से कितनी होनी चाहिए, 4 में था। 5 में क्या था कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम छोड़कर एससी तथा एसटी के लिए नियंत्रण तथा आप कह सकते हैं प्राधिकार के लिए जो प्रावधान किए गए हैं वो अनुसूची 5 में है। अनुसूची 6 में है असम, यानी लिखाए थे AMTM, यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से संबंधित कौन सा अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र यानी ST क्षेत्र की नियंत्रण एवं प्रशासन के प्रावधान दिया गया था। उसके बाद 6ठी अनुसूची हो गया। 7वीं अनुसूची की बात किया जाए तो 7वीं अनुसूची में केंद्र तथा राज्य का संबंध है और उसके शक्ति का बंटवारा किया गया है, यानी केंद्र सूची में विषय, राज्य सूची में जो भी विषय होगा और समवर्ती सूची की विषय की बात की गई है। 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची जो है वो भूमि सुधार से है और उसके तहत क्या है कि उसको न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया है। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। 12वीं अनुसूचियां नगर पालिका से संबंधित है। तो ये था कुल संविधान के 12 अनुसूचियां। आशा है आप लोग को याद हो गया होगा। अगर नहीं याद हुआ है तो दोबारा आप इस वीडियो को देखें और अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक तथा शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी ये लाभ पहुंच सके। धन्यवाद।